अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मिड डे शो। नाजरीन, कल का दिन काफ़ी हैपनिंग वाला रहा और बड़ी अदालत लगी और बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अब ये इल्तवा का जो केस था हम निपटा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सूबाई जो इलेक्शंस के हवाले, असम्बली के इलेक्शंस के हवाले से जो बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया कि भाई अब 14 मई को उनकी तरफ से तारीख़ दी गई। उन्होंने कहा कि हर हाल में आपने अब इलेक्शंस करवाने हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई कि हुकूमत की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद किया गया और कहा गया कि अक़लियती जजेस यानी कि बेंच था, जिसमें 3 बेंच रुकनी ये बेंच था, 3 जजेस की तरफ से ये फ़ैसला किया गया था। 3-0 से ये फ़ैसला आया तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि चूँकि हम लोगों ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की थी तो उसकी तरफ से फ़ैसला नहीं आया तो हम इसको कबूल नहीं करते। बहरहाल आइन की जीत हुई कल और फ़ैसला मानना ना मानना और इम्प्लीमेंट करवाना ये तो उनकी अपनी स्वाबदीदी है और इम्प्लीमेंट करवाना इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीदी है। आपको बताते चलें कि टॉप स्टोरीज़ हम जब शामिल करेंगे उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि नवाज़ शरीफ साहब ने बैठ कर लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी जानिब से कुछ बयानात सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी सियासत में एक हलचल सी मचा दी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों यानी कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, तीनों जजों पर भी, फैज़ हमीद और जनरल बाजवा पे भी उनकी जानिब से जो हैं वो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक शख्स को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए जतन हो रहे हैं, काविशें की जा रही हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया है। प्लस पंजाब में इंतखाबात के मुतालिक इलेक्शन कमीशन का रद्दअमल क्या होगा, चूँकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी रीज़निंग दी हुई है और वो ये कह रहे हैं कि जी हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हम सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो हम नहीं कर सकते और उसी हवाले से इनका मशावरती इजलास भी जारी है। इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक। सर आप तो थक गई होंगी कल इतनी जो ट्रांसमिशन की, लेकिन उसका एक तो आपने खुशी होनी चाहिए कि आइन की जो पासदारी है वो इंश्योर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जी तो मैं सर, समझता हूं कि मेरी खुशी अपनी जगह पर है, था। मेरी खुशी अपनी जगह पर है, मेरी स्माइल अपनी जगह पर है। आपको भी खुश होने की ज़रूरत होगी। जो इतनी देर से हम हमेशा से मिड डे शो में ये कहते और सुनते आए हैं काशिफ साहब की जानिब से कि बीच में अदलिया को आना चाहिए, किरदार अदा करना हमेशा से स्टांस रहा है काशिफ साहब का। हमेशा से उन्होंने ये कहा है कि अदलिया को अपना काम करता है। सर आपको लगता है, आप मुतमईन है इस डिसीजन से? देखिए, जो जिस किस्म की पोलराइजेशन इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ गई थी ना, तो उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं पहुंच चुके थे और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बड़ा माइलस्टोन जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। अभी आप बात कर रही थी कि इम्प्लीमेंटेशन उसकी, और मेरे ख्याल में वो इंश्योर करवाएंगे इसको इम्प्लीमेंटेशन को, क्योंकि ऑलरेडी जो है अभी जो स्केड्यूल दिया गया है, जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक तो 1 माह लेट है 90 डेज से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच था, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने ये भी अपनी फुट नोट में भी कहा था, डिसीजन में भी है कि जी उसकी टाइम जो एक्सटेंड करना है नागजीर वजूहात की बिना पर, वो इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे है। तो ये बात की जा रही है कि 90 डेज तो लैप्स करके, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब असैसिनेशन हुई थी 2007 में, तो उस वक्त भी 20 दिन के लिए जो है इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया था। वो आइन उसकी इजाज़त देता है, लेकिन सॉलिड रीजनिंग उसके लिए चाहिए और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को एम्पावर तब किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है बहुत अच्छा डिसीजन है और जो गवर्नमेंट इस वक्त जो स्टांस पेश कर रही है, मेरे ख्याल में वो चलेगा नहीं, क्योंकि आइन के खिलाफ किसी भी रियासत में आइन की जो है खिलाफ वर्जी कोई भी कोर्ट, कोई इदारा उसको जो है वो नहीं मानता और करना भी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर अब ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई तो बहुत सारे लोगों पे तौहीन अदालत लगेगी, उसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, नाअहलियाँ भी हो सकती हैं और जुर्माने भी हो सकते हैं, ताअहल नाअहल भी हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विद देयर इज नो डाउट एपेक्स कोर्ट है। सर आपको उनका जो फैसला वो कैसा लगा? ऑब्वियसली आपको पता है डिले तो हो चुका है, 13 दिन उन्होंने मजीद दिए। मेरी बात सुने कि अगेंस्ट ऑल ओमन्स, ठीक है जी, मतलब आप देख लें कि मैं किसी भी मतलब इदारे का, किसी भी फ़र्द का, किसी भी सियासी लीडर का, किसी वजीर मशीर का नाम नहीं लेता, लेकिन जितना प्रेशर इस वक्त उमर अता
बंदयाल पे था, जी। मैं नहीं समझता कि माजी में किसी के ऊपर रहा है। तो हमने कल भी ये बात की थी, मैं तो इस फर्म ओपिनियन के जो रोल प्ले किया है वो जस्टिस कार्नेलियस वाला प्ले किया है। जस्टिस मुनीर का जो एक रोल था, बहुत अच्छे जज चीफ जस्टिस थे वो, लेकिन उनका एक डिसीजन आई मस्ट से कि उनके तमाम पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर के चेहरे पे कालक मल गया था। आज भी उनको अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया जाता। नज़रिया ज़रूरत के मौजूद वो थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इक़्तिदार हमेशा जो है कंप्रोमाइज रहा, आज तक रहा। और मैं कहता हूँ कि नज़रिया ज़रूरत को दफन करके और नीचे फेंका है उमर अता बंदयाल साहब ने। और ये इलेक्शंस होने चाहिए किसी भी रियासत को चलने के लिए, जो आप कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मासेस का होना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे निगरान हुकूमतें बनाई, ये नॉमिनीज़ जो होते हैं वो हुकूमत करने का उनको कोई राइट नहीं होता है। वो मतलब लिमिटेड पीरियड के लिए तो आप ला सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड या इनडेफिनेट पीरियड के लिए या तो भी डिक्टेटर आते हैं या बादशाहत होती है। आप जहाँ पे रियासत के कवानीन की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो लाजम है। और मैं समझता हूँ कि 2 सूबों के बाद तो उसके बाद 2.5 महीने रह जाएंगे ना जी, अगस्त में तो वो भी लैप्स कर जाएंगी असम्बलियाँ। तो उसके बाद भी जब ये इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद एक आई विश और आई एम श्योर कि अवाम जब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करेंगे तो वो उनका माजी भी देखेंगे और किसी सियासी बेवफा को जो है वो पार्लियामेंट्स में और सूबाई असम्बलियों में नहीं भेजेंगे। तो मैं समझता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन, चूजन रिप्रेजेंटेशन जब मासिस की आएगी तो उसके बाद शायद अवाम के जो दुख हैं, जो उनके बड़े संगीन मसाइल हैं पहाड़ जैसे, उनके ऊपर फाहा भी रखा जाएगा। और हमारी दुआ भी है कि ऐसी हुकूमतें बने कि जो अवाम के जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ कम से कम पहली सीढ़ी तो चढ़ें। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि नून लीग चलें, आप नून लीग ने हुकूमत इत्तेहाद एग्जैक्टली हुकूमत इत्तेहाद, हाँ जी, तो वो लोग इलेक्शंस क्यों नहीं चाह रहे? मेरा क्वेश्चन आप ये ले लें। हाँ, ये मैं आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन क्यों इसलिए नहीं चाह रहे कि एक सर्टेन पीरियड यानी 2-3 महीनों के बाद तो वैसे भी उनकी हुकूमत जा रही है, तो इन 2-3 हुकूमतों में 2-3 महीनों में वो क्या ही साबित कर लेंगे जो अभी अवाम जिस मुश्किलात से गुजर रही है, 3 महीनों में क्या ठीक हो जाएंगे? देखिए, इकोनॉमी तो हमारी कोलैप्स कर गई हुई है, तो आप देयर इज नो डाउट। लेकिन आप ये क्यों गलत समझ रही हैं? आप या तो बहुत सादा हैं या फिर आप बेवकूफ़ बना रही हैं लोगों को। अच्छा, फिर क्या आप क्या समझते हैं कि अक्टूबर में अगर ये चले जाते तो इलेक्शन करवा देते? फिर नहीं, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना था। तो सर ये तो असम्बलियां खुद ही डिसॉल्व नहीं हो जाएंगी? एक टेन्योर पूरा हो जाएंगी ना जी, फिर ये इमरजेंसी लगाने की कोशिश करेंगे। उसमें ये इनको प्लस पॉइंट इनको जो नजर आ रहा था आइन शिकनी का, वो ये था कि सदर पाकिस्तान भी उस वक्त तक अपना टेन्योर पूरा करके घर जा चुके होंगे जी, ठीक। और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो हैं उमर अता बंदयाल साहब, इनका टेन्योर भी सितंबर में खत्म हो रहा। अच्छा, ये फिर मनमानी करने का प्लान था इनका। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें जो होते हैं आइन से मावरा जो होती हैं उन पे अगर उमर अता बंदयाल जैसा या फिर जो जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने आइन की पासदारी की कसम खाई है, जैसे डिसीजन उन्होंने दिया है, तो सारे सपने कहीं खो गए जी। अब बात यह है कि ये इस वक्त जो है ये सियासी बेवफा हुकूमत में है और इनकी सियासी दुकानों, तमाम इत्तेहादी जमातों की सियासी जो इनकी दुकान है उनका दिवालिया निकल चुका है। इनके जो पॉलिटिकल प्ले ग्राउंड्स हैं उनमें वो इनके लिए बंजर हो चुकी हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो एक स्टेप लेने जा रही है हुकूमत, वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जो उनके अलायंस हैं, जो इत्तेहादी इनमें कहते हैं, अगर वो इस जो डिसीजन आया है इसके कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं, इसको अपोज कर रहे हैं, जैसे कि एक बड़ा ही मैं समझता हूँ कि बगावत के मुतरादिफ है कि एक हुकूमत की कबीना ने कल इस डिसीजन को मुस्तरद किया है। तो सर यहाँ पे आर्टिकल 6 नहीं है? जी, ये लगेगा, बहुत कुछ लगेगा इनके ऊपर, आप फिक्र ना करें। सीनियर तज्ज़ियाकार पीजे मीर ने मुझे एक सेंटेंस पूरा कर लेने दीजिए कि ये जो करने जा रहे हैं सियासी शहीद बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि सियासी शहीद बन चुके हैं, क्योंकि ये माजी के 40 साल से सियासी बेवफा भी हैं और ये इस वक्त सियासी शहीद बनने का जो भी एक्ट करेंगे वो इनके अगेंस्ट जाएगा, ढोंग मचा रहे हैं। अच्छा, पीजे मीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर, वफाकी काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का जो 14 मई का इलेक्शन है करवाने का फैसला मुस्तरद किया गया है और आज तो इत्तेहादी पार्टी का भी जो है उन्होंने वज़ीर आज़म की जानिब से इजलास बुला लिया है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से मुस्तरद करके ऑलरेडी एक तो इतना बड़ा टर्मोइल चल रहा था, आपने देखा आइन शिकनी के हवाले से जो भी बात हुई, कल फैसला इतना बड़ा आ गया और अब क्या जो जवाज़ है वो पेश कर सकते हैं? देखिए, एक जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हाँ, उसमें जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट की तरफ से थी वो कहते हैं कि आप एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूट करें, लेकिन जब आप इस तरह की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि आपको तो फेथ ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जिस रखें। सो वेदर 3 हो या 15 हो या 16 हो, द क्वेश्चन इज कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा ऑगस्ट कोर्ट है और अगर हम गवर्नमेंट ही अगर नहीं करेगी, वेदर ऑपोजिशन ना करे या गवर्नमेंट ना करे, तो फिर आपका स्टेट कभी चल नहीं सकती है। तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया, दैट मीन्स इट इज इन डिफायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। सो कोर्ट ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने कहा भाई इलेक्शन करवा दो। इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे और करवाने होंगे। क्यों? क्योंकि कोई मुल्क जो है वो रडरलेस नहीं चल सकता। इंटरनल जो भी होती हैं वो ऑन परमानेंट फुटिंग नहीं चला सकते। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा एक पॉजिटिव फैसला है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुई है, ना ही पीटीआई की जीत है, ना ही पीडीएम की जीत है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है क्योंकि उसको आपने अप होल्ड किया है। अगर आप उसको अब डिफाई कर रहे हैं तो यस, इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है फर्दर। और जिस तरह बिलावल ने एक बात की थी कल, ये मैं कल परसों की थी उन्होंने, मार्शल लॉ वाली, आप ना करें तो फिर मार्शल लॉ आ जाएगा। तो वो माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि वो तो फिर तैयार बैठे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को आप उड़ा के फेंक दे, कोई भी हो, पीटीआई हो, पीडीएम हो, जो मर्जी हो, जो उड़ा के फेंकेगा तो फिर आप अपने मुल्क को जेपडी में डालेंगे। पीजी साहब, जो इस वक्त पॉलिटिकल पोजीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन भी है, जो अवाम की हालत ज़ार है, ऐसे में जो डिफाइंस है फेडरल कैबिनेट की तरफ से और इत्तेहादी जमातों की तरफ से और स्पेशली शरीफ फैमिली की तरफ से, आप नहीं समझते कि ये मुश्किलात में इजाफा करेगा इनके पॉलिटिकल कैरियर्स में? और ये भी हो सकता है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो एक बयानिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो इस हद तक आगे चले गए, उसके बाद क्या वो सियासी शहीद बन पाएंगे? नहीं, शहीद तो नहीं बनेंगे, कोई शहीद नहीं होता। सारों ने बड़ी कोशिश की थी कि बेनज़ीर नहीं आएंगी तो क्या होगा, नवाज शरीफ नहीं आएंगे क्या होगा। शहीद वहीद कोई नहीं होता। यहाँ हमने एक चीज को देखना है और इसके दो पहलू है। कोई भी हुकूमत दुनिया के अंदर कहीं भी हो, अगर आपके जिस तरह अभी आपने एक ऑब्जर्वेशन की जो कि बड़ी पॉजिटिव है कि आपका इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, तो हुकूमत कभी भी ऐसे मौके पर इलेक्शंस नहीं कराती पॉलिटिकली। क्यों? क्योंकि वो फिर पॉलिटिकली आप कह लो कि उनको कोई वोट नहीं मिलेगा। आज आपके पास एक ऐसा लीडर है, वेदर पीपल लाइक इट और नॉट, वो एक बहुत पॉपुलर लीडर है, इमरान खान। अब क्वेश्चन इज कि आपने किया डिफाइंस की बात, डिफाइंस को खत्म करके अब मैं तो कहूंगा कि सारे मिलके एक अलायंस करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जिसके हाथ में ये मुल्क जाएगा उसके हाथ में केक नहीं आएगा, उसके हाथ में कोई अच्छी चीज नहीं आएगी। और फिर ये जो आज हम बात कर रहे हैं ये आप रिवर्सल कर लें। आर्ग्यूमेंट से अगर पीडीएम हारती है तो वो यही करेगी जो आज पीटीआई कर रही है, तो पीटीआई है तो ये फिर वो भी यही करेंगे। सो क्या हमने इसी मोड़ पे और इसी टेम्परेचर के साथ अपने मुल्क को आगे लेके जाना है? और ये अगर आप लेके गए, याद रखें जो कानून और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंस होती है काशिफ, उसमें फिर आपको आईएमएफ भी पैसा नहीं देता। या तो बिल्कुल ठीक, आपने ठीक कहा, हर चीज तो जुड़ी हुई है। पीजे साहब, जो इस वक्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिन्हें मैं कहता हूं कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं और मतलब जो है कन्विक्टेड प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, आल्दो के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके पाकिस्तान के, लेकिन जो कल उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने प्रेस को दी, उन्होंने कहा जी तीनों जजों को जो है इस डिसीजन की वजह से उनका जुडिशल केसेस उनके ऊपर जो है ना जी जुडिशल काउंसिल में भेजने चाहिए
और फिर उन्होंने जनरल बाजवा का भी नाम लिया, जनरल फैज़ हमीद का भी नाम लिया, और कुछ दूसरे जो आर्मी के जनरल्स हैं उनके बारे में कहा कि उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे घर भेजा। तो हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? ये एक ओपिनियन है, ओपिनियन, और ओपिनियन ये सारे ओपिनियन दे सकते हैं, बड़ों ने दिए हैं। आपने शहबाज की ओपिनियंस या स्टेटमेंट्स आप कह लो, रीगल चौक पे पेट फाड़ दूंगा, ये हो जाएगा, आप तो ये ओपिनियंस होते हैं। इस पे आप ये हर एक का हक होता है ऑपोजिशन में बैठ के करने का, बट एट द सेम टाइम याद रखें कि आज जो हम कर रहे हैं जुडिशरी के साथ, ये आपने पहले फौज के साथ भी कर लिया हुआ है। फौज बैकफुट पे हो गई है, वो इंटरफेयर कर रही, बात नहीं कर रही, लेकिन आप उसको ललकार रहे हैं बार बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हर जज को आपने गाली दे दी है, उसको इत्तेफाक नहीं किया। डिसीजन अच्छा आता है तो बहुत अच्छा जज है, नहीं आता है तो बहुत खराब जज है। तो ये जो तासुर हमने लोगों के अंदर डाल रहे हैं, परसेप्शंस, ये हम अपने लोगों के लिए अपीजमेंट के लिए नहीं है, ये हमारी डिस्ट्रक्शन है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि बात तो कहते हैं कि देखो जी आपकी जुडिशरी उसका नंबर कहाँ है वर्ल्ड में, 136 का बार बार आप रेफरेंस देते हैं। तो अब यही करना है तो फिर आप भूल जाएं कि आपके मुल्क के अंदर कोई फॉरेन ये इन्वेस्टमेंट आएगी, आप भूल जाएं कि इस तरह की कोई बात होगी। शहबाज का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि वो एक क्लिप, काशिफ आप दोनों ने देखा होगा कि एक क्लिप में शहबाज कहते हैं ये तो बाहर वालों को भी नहीं पता था हम करप्शन करते हैं और हमने इस पे बात नहीं की। इन अ वे ही इज राइट कि हम अपनी डर्टी लेनन इस तरह बार फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तो think somebody will come, whether it is PMLN or PTI or PPP, no one will come and touch you. वो सबको एक ही रंग में रंगेंगे। दुरुस्त। पीजे मीर साहब, आपका जो बड़ा लंबा कैरियर है जर्नलिज्म का, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो मकबूलियत है पाकिस्तान की सियासत में, उसमें आप इमरान खान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ की तो खैर मकबूलियत अब किसी रह नहीं गई, मैं उनको नहीं लाता। अगर मैं कहूं कि आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हाउ डू यू रेट देम? देखिए, नंबर वन, काशिफ, PMLN without Nawaz Sharif is 0 - 0. Yes, Maryam doesn't register at all. Whether it is Maryam or anybody else, हमेशा नवाज शरीफ से आएंगी। Even Shahbaz Sharif as a prime minister is a nobody because पार्टी है ही नवाज शरीफ। Exactly. बेसिकली हमने इस एंगल को देखना है। अब ठीक है, उनके ऊपर केसेस हैं, वो फंसे हुए हैं, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। 24 के बाद जब ये नया लॉ इम्प्लीमेंट होता है, अपील करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन और ये क्या, ये भी एक डेवलपमेंट स्टोरी है, इसके आगे क्या होता है। बट हैविंग सेड सो, एज फार एज इमरान इज कंसर्न, ये सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट पॉपुलैरिटी किसी पाकिस्तानी लीडर ने दिखाई है आफ्टर जिन्ना, और बेचारे का वक्त ही पड़ रहा है। आए थे लेकिन वहां भी जब वो मुसीबत में गए, कोई पीपल्स पार्टी वाला नहीं निकला, कोई नहीं आया, बाहर चले गए थे इनके केसेस। मतलब भुट्टो की पॉपुलैरिटी को भी सरपास कर गए। बिल्कुल उनको कर गए जी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, नो क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं आपसे यही इसी तब से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन इंशाल्लाह होने भी चाहिए, 14 मई को होते हैं, और PMLN और बाकी जमातें, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में स्टेक ऐसा सच है कोई नहीं, तो आप कैसे देखते हैं कि अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो जो विनिंग जो प्लेइंग ग्राउंड है पॉलिटिकल, उसमें क्या रेशो आ सकती है मोस्ट, मतलब एक गैस एनीबॉडीज गैस? देखिए जी, व्हाट विल हैपन इज कि आपने पीपल्स पार्टी का यहाँ बात की है, पीपल्स पार्टी इस वक्त इनके पास बैसाखी है इन द फॉर्म ऑफ PML, पाकिस्तान मुस्लिम। अब चौधरी शुजात के पास कितने लोग आते हैं, इनका क्या बनती है, और पीपल्स पार्टी इनको कितना सपोर्ट करती है, वो इनकी एक प्रेजेंस रहेगी। ये बेशक बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी नजर में सबसे पहली एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि नेशन वाइड थी। आज वो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो गई है, सिंध तक रह गई है, इनफैक्ट कराची हैदराबाद तक रह गई है, और वहां भी उसको दुश्वारियां आती हैं कि भाई MQM से मिले ना मिले, बैठे बात ना करें, उनकी भी आपस में नहीं बनती है। फिर JUI है, अवामी दूसरे भी हैं, ये ANP भी हैं। सो उनका एक का बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा रोल है कि जो जरदारी साहब, जिसको मैं एक पॉलिटिकल विजिट कहता हूँ, कि ये रोल अपना कैसा प्ले
बट पंजाब के अंदर आई थिंक जो पीटीआई है इसका एक बहुत इन्फ्लुएंस हो गया हुआ है। चौधरी ने इनको ज्वाइन कर लिया हुआ है और काफी इंटरवीन किया उन्होंने। जी, उनका भी एक अपना वोट बैंक है, उन्होंने काफी काम किया है, इसमें बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप पंजाब की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो दो लोगों ने पंजाब में बहुत काम किया, एक शहबाज शरीफ ने एज चीफ मिनिस्टर और परवेज इलाही ने, तो इन दोनों ने। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि लोगों ने अब गेज करना है कि भाई हमने वोट किसको देना है। परसेप्शंस आपने ये बना दिए हैं कि पीएम चोर है, ये है, वो है, फलाना है, लेकिन चोर आपने नवाज शरीफ को बहुत जोरदारी से कहा तो निकाला आपने उसको करप्शन पे नहीं, अकामा के ऊपर। पीजे साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप समझते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर क्योंकि हुकूमती अगर हम कैंप की तरफ देखें, जो इत्तेहादी कैंप है वो तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल डिफेंस की बात कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो फिर आप क्या देखते हैं कि किस किस की नाअहली, तौहीन अदालत और में भी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? एक आदमी को बड़ी गालियां पड़ी थी पाकिस्तान में 1967 में, बहुत गालियां पड़ी थी और उसको बड़ा गलत हमारे प्रेसिडेंट भी थे वो, क्योंकि हमारी तो एक काशिफ एक रवायत बन गई है कि जो चला जाता है सबसे बदतरीन आदमी होता है। ये बड़े अफसोस पाकिस्तान में। उनको 4 आने जब चीनी भी महंगी हो गई, whether one reason or the other, तो उन्होंने कहा कि मैं I don't want to be the president of the country, तो उन्होंने पावर हैंड ओवर कर दी, ले ली गई, कर दी, चले गए जनरल अयूब। क्वेश्चन कि आज मैं कहूंगा कि अगर आप इलेक्शन नहीं कराते, आप क्यों नहीं कराते? मैं तो कहता हूं कि अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप आ जाए मैदान और लड़े और इनको हराएं और फिर कहेंगे, मैं कहूंगा कि भाई वाह ये पीपल्स मैंडेट से आए, लेकिन अब पीपल्स मैंडेट neither is with PDM और neither it is with PTI। ये तो आपका टेस्ट मैच होगा और इस टेस्ट मैच में हम देखेंगे। अच्छा पीजे साहब, ये मैं पहले काशिफ साहब से भी ये पूछ रही थी, मैं आपसे भी वो पूछना चाहूंगी, इनको डर किस चीज का है? एक टाइम पीरियड के बाद, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद सब कुछ तहलील, असेंबलियां भी तहलील तो हो ही जानी है, उसके बाद भी तो आप लोगों ने करवाने ही हैं। तो इस पर उन्होंने मुझे कहा कि आप बड़ा सादा से हैं शायद। मैं ये जानना चाहती हूँ कि डर किस चीज के लिए डर रहे हैं? ये इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, वो तो ऑलरेडी कोलैप्स किए हुए हैं, बिल्कुल हो गया है। तो और इसके अंदर यू रियली थिंक आपको ये कोई वोट देगा? हालांकि देखो, टू बी एब्सोल्युटली फेयर, ये इस हुकूमत का कसूर नहीं है, इंटरनेशनल रिसेशन है, लेकिन मैनेजमेंट की बात आती है। आज भी वही प्रॉब्लम है जो कि पहले था। 4 कॉल, 3 चिट्टे, 2 सिफारिशें ना हो, आपके काम आज भी नहीं होते। हम बैठे तो उसी स्क्वायर वन पे। पीजे साहब, आप नहीं समझते कि अवाम जो इमरान खान के साथ उनकी गवर्नमेंट जो है, जो उतारने के बाद उनके साथ आए हैं, और उसके बाद जो एक्ट थे पीडीएम के, और जिसमें नैब की तरमीम, जो मैं कहता कानून साजी की है, तरमीम तो नहीं की है, और उन्होंने बेल आउट पैकेज भी लिया है, तो उसका भी एक रिएक्शन है अवाम में इनके खिलाफ? जी काशिफ मेरे भाई, ये जो पैकेज की हम बात करते हैं ना, ये पैकेज रीपैकेज होके किसी और शेप में आ जाता है। आज अपने प्रोड्यूसर्स को कहे, ये जो मैं भी कहने वाला हूँ, ये आप चलाएंगे अपने प्रोग्राम में इलेक्शंस के बाद, ये इलेक्शंस हो भी जाएंगे ना, कोई इसको एक्सेप्ट करेगा, आई प्रॉमिस यू दैट, कोई एक्सेप्ट करेगा। ये नोट करें, इसको आप चलाएं, हारने वाला नहीं करेगा एक्सेप्ट। हाँ जी, क्योंकि उस हल्के में बेईमानी होगी, इस हल्के में ये हो गया, इलेक्शन कमीशन ने ये करा दिया। हम इलेक्शन होने से पहले, टू कट इट शॉर्ट, इन सबको बैठ के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें कि जो मर्जी और जैसे भी इलेक्शंस होंगे हम रिजल्ट्स आएंगे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करना। वैसे पीजे साहब, जो पंजाब की गवर्नमेंट ने जो पिछले तकरीबन 2.5 माह से ज़्यादा हो गया जिस किस्म के एक्ट किए, आपने भी अपने सियासी सहाफ़ती कैरियर में नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, तो आप समझते हैं कि ये फेयर इनफ था कि जिस तरीके से एक पार्टी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, रियासती जबर का निशाना बनाया गया? देखें, ये कभी भी आप करेंगे इसके रिप्रेजल्स होंगे, आज नहीं है कल होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, होंगे इसके रिप्रेजल्स। लेकिन हम इस रास्ते पे जाते क्यों हैं? क्या आज के टेरम वाले ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या आज की ऑपोजिशन पाकिस्तानी नहीं है? आज की गवर्नमेंट पाकिस्तानी नहीं है? हम सब एक हैं। लेकिन क्यों एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं कि काशिफ मैंने कुर्सी पे बैठना है, तुमने नहीं बैठना, और मैं हर बार इस्तेमाल करूंगा
तो मैं बाहर निकाल ये तो इनके लिए वही मिसरा आ गया ना, बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे सब। ये जी एब्सोल्युटली। एंड अल्लाह करे कि अभी भी हमारे पास वक्त है। मुझे पता है कि PMLN से कुछ लोग हैं और इसके PTI से हैं, ये कोशिश कर रहे हैं ये बात आगे बढ़े। देखो इमरान बड़ा सख्त हो गया था, जिसमें नहीं करता था कि मैं चोरों से बात नहीं कर रहा हूँ। आज वो कहता है मैं पाकिस्तान के लिए दे रहा है, दुरुस्त है, पाकिस्तान तो आ गया ना पहले भाई। तो मैं पाकिस्तान के लिए जो मर्जी हो, बेशक आप एक दूसरे को ना डिसलाइक करें, आपकी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। पीजे मीर साहब, आपका तो इमरान खान से क्रिकेट का भी ताल्लुक है 70s का, आई नो, ठीक है जी। अब उस वक्त के इमरान में और अब के इमरान में जो डिफरेंस है वो बताइएगा हमें जी, व्यूअर्स को बताइए हमारे। ये इसी तरह था जब हम क्रिकेट भी खेलते थे, इसी तरह था। और आज देखो ना, इमरान का एक आर्च ओपोनेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी नवाज शरीफ, इन दोनों की बातचीत तो मैंने शुरू कराई थी फुआरे के ऊपर। ये जब 1977 में हम तो क्रिकेट खेलते थे, ये तो बात नहीं करते थे, वो तो गेंदे मारता था उसको, नवाज शरीफ को। द क्वेश्चन, ये तो कुदरती, मैं नवाज के साथ बैठा था, इसकी करोला राइट पे आई, हेलो हाय हुआ, हम लिबर्टी मार्केट गए, एंड दैट इज वेयर दे स्टार्टेड टॉकिंग। तो यार क्या इनकी कोई दुश्मनी है एक दूसरे से? लेकिन ये जो पता है, ये जो तलखबाजी हो गई है ना एक दूसरे के, ये गंदी जबान और जजेस पर्सनल हो गए हैं। पीजे साहब, बातें तो बहुत सारी आपसे करनी, किसी और वक्त करेंगे। वन लाइन आंसर दे दीजिए कि इलेक्शन होते 14 मई को नजर आ रहे हैं? अगर आप नहीं करेंगे देन इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के कहीं और फेंक दे। थैंक यू वेरी मच पीजे मीर साहब, आपने अपना टाइम दिया हमें। देखिए 14 मई के वो इलेक्शन कराने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। हम तो बड़े 1-1.5 माह से यही कह रहे थे कि देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेंगे। जरा सा भी अकल और फहम रखता होगा ना, वो भी यही सोचेगा, वो यही कहेगा। लबीबा 2 लाइन का आंसर दूंगा। अकल और फहम वहाँ पे काम करना छोड़ देती है जहाँ पे आप हुकूमत के ऐवानों में जाते हैं, उन राहदारियों में जब जाते हैं और हर स्टेप के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के फायदे होते हैं, फाइलों पे साइन करने के अरबों रुपए करोड़ों रुपए होते हैं और ये मुतवातर आते रहते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि 15 दिन और गुजारने, 5 दिन और गुजारने। सर वही ना, अभी भी जो जब तक ये टेन्योर चलेगा, टेन्योर उस वक्त तक पता नहीं कितनी फाइलों पे साइन होने हैं, कितना कुछ मिलना है। हमने तो यहाँ पे देखा कि टूटी मोटरसाइकिलों पे पैदल चलने वाले आज अरबपति हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन से भी वो आ जाते हैं, फॉर्च्यूनर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, फॉर्च्यूनर तो अब छोटी बात रह गई ना। चले वो अब तो वो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, क्या लैम्बोर्गिनी, क्या नाम है उसका, जी जी वो पता नहीं कौन कुछ कह रहा था कि वो गाड़ी इनके पास कहाँ से आ गई, किसी का नाम दे रहा था, मैं नाम नहीं लेता। तो मर्सिडीज बेंज और BMW तो आम रह गई। ये ताकत का नशा जो है ना, ये बहुत बहुत, ये ताकत पाकिस्तान में है, इस पॉलिटिक्स में है, इस इक़्तिदार में है। सर ये वो कहते हैं मैं बहुत के आगे मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी जोगा नहीं छोड़ता इंसान। हाँ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं है ना। तो एंड में तो आपको पता है कि जाना तो सबने अकाउंटेबिलिटी का दायरा बनाया था, उसको ही बस वो भी आप छोड़ दें, उनको सारी चीजें छोड़ दें। वो पॉलिटिकल स्टेनर था, उसमें से निकाल के लोगों को ब्लैकमेल करके अपने साथ मिलाते रहे, कंट्रोवर्शियल बना दिया। अकाउंटेबिलिटी तो किसी इदारे की रही भी नहीं है। वैसे तो आपको नया इदारा बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप हर जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती है। और उसको अगर आप एक्टिव करते रहे, उसके सख्ती से अकॉर्डिंग टू लॉ चलाते रहे। मुझे लगता है कि तरीका कार यही है ना कि आप सही चीजें लाइन पर, स्ट्रेट लाइंस पर इसी तरह ही चली जा सकती है। ये लंबा टॉपिक है, क्योंकि ये जो है ब्यूरोक्रेसी, इसको यूज करने का जो 80s में शुरू किया गया सियासतदानों ने, और फिर सियासतदानों को उन्होंने यूज किया और मिली बकसे खाते रहे, खिलाते रहे एक दूसरे को। तो आज जो है कुछ जो है फैक्शन है सियासतदानों का, वो दुनिया के अमीर-तरीन लोग हैं और इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप देख लेना। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताते चलें कि मुल्क भर में मरदमशुमारी की तारीख को है जो वो 10 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। जबकि आपको बताते चलें एक फैक्ट सामने आए हैं। वो फैक्ट्स ये हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 95%, सिंध में 93% और बलोचिस्तान में 67% इस मरदमशुमारी का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। यानी हीले हुज्जत जो है, अगर आप ये मरदमशुमारी के हवाले से भी कहेंगे तो भी आपको पता है हम लोगों ने ना हाफ डन, तो काम ने हाफ से ज़्यादा डन किया हुआ है। एग्जैक्टली 90% हमारा काम हुआ है।
तो ये को हुकूमत अगर सुन रही है हमें, तो ये तो आप बहाना नहीं बनाएं। खैबर पंजाब में 95% और सिंध में 93%। हाँ, वही तो कह रही हूँ, 96-97 बलोचिस्तान में है, वो भी आप कर दें अगर नियत हो अच्छी, तो बलोचिस्तान में तो हो भी नहीं रहा ना। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट्स को काबिले ज़मानत वारंट में तब्दील करने का तफसीली फैसला हो गया जनाब। खातून जज को धमकी से मुतल्लिक केस में एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने ये फैसला जारी कर दिया है। अच्छा काशिफ साहब, आपसे क्वेश्चंस करने हैं मैंने, मुझे ना बहुत जोर से वो आए हैं, समझ नहीं आई कि मैं आपको कैसे करूं और कैसे आपसे समझूं। आप पूछें। अच्छा, क्वेश्चन जनाब नाजरीन आप भी जरा सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मुकर्ररा मुद्दत से तजावुज़ नहीं कर गई अपने इस फैसले को देके इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शंस का उन्होंने 30 अप्रैल का टाइम दिया था उस पर? अच्छा देखें, इसकी 2 प्रेसिडेंट्स हमारी हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल हिस्ट्री में। 1988 में जब जनरल ज़ियाउल हक का जहाज़ गिरा और वो हलाक हुए, अल्लाह को प्यारे हुए, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं वैसे, तो उस वक्त भी प्यारे हो गए, प्यारे ही हो गए। तो वो उसके बाद ना जी, आप क्यों हंसाती हैं किसी की डेथ में, मुझे बताएं। नहीं किसी नहीं है, वो डिक्टेटर था, बड़ा जाबर किस्म का हुक्मरान था। बस कर दें, जो उन्होंने पाकिस्तान के इदारे तबाह किए, उसने अवाम पे बड़ा जुल्म और सितम किए, जबर किए, बस इतना सा। अच्छा 1988 में जब वो उनकी डेथ हुई तो वो उस वक्त भी जो है इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, लेकिन उस वक्त भी जाहिर है कि उनकी डेथ के बाद थोड़ा सा रीशेड्यूल हुआ। फिर उसमें एक रोल था, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, एतजाज़ अहसन साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। उन्होंने कहा था जी नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और फिर उनकी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करके उस पर डिसीजन भी दिया था कि पार्टी बेसिस के ऊपर जो है वो इलेक्शन होंगे। तो उसमें भी कुछ दिन जो है डिले हो गया था, अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे जाके। फिर आप 2007 में जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई तो उस वक्त भी इलेक्शन जो है 20 दिन मौखर किए गए थे। लेकिन आप देखें ना, इन दोनों चीज़ों में एक नेशनल जो पर्सनैलिटीज़ है उनकी डेथ थी, एंड देयर वर द रीजंस। लेकिन आज जब आप कहते हैं कि डेट डिले हुई है, तो मेरा इस वक्त भी आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है कि जो उसके ऊपर डिले कर सकता है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन अगर इसको डिले करेगा इलेक्शन शेड्यूल को और किसी विदाउट एनी रीज़न, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कंटेम्प्ट भी लगेगी और वो कानून और आइन के दायरे में भी आएगा। अच्छा, ये अब आप कह रही है ना कि एक बार ये जो डिले हो रहा है इसका रीज़न रीज़न ये है कि जब असेंबली तोड़ी गई 15 जनवरी को तोड़ी गई ना पंजाब की, हम पंजाब की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो पंजाब की जो है आप जो है 15 अप्रैल तक इलेक्शंस होने चाहिए थे, 90 डेज तभी बनते हैं ना, 14-15 तारीख ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि इधर रोल क्या था, वफाकी हुकूमत, सूबाई निगरान हुकूमत, सूबाई पंजाब के गवर्नर, ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनका एक नेक्सस बना नजर आया हमें, जो कि हर तरीके से जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया, डेलिब्रेटली इसका टाइम डिले किया गया, ठीक है जी, और उनकी कोशिश थी कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन जो हम अभी भी बात कर रहे थे, इलेक्शन ना होने के बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस एक सबसे बड़ा रीजन ये मैं समझता हूँ कि वो ये था कि अक़लियती हुकूमत होने के बावजूद लास्ट ईयर अप्रैल में जब ये गवर्नमेंट में आए हैं, उसके बाद इन्होंने जिस किस्म की कानून साजी की है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था बल्कि अवाम के हकूक़ और अवाम के मसाइल से रूगर्दानी थी और अवाम के हकूक़ पर सौदेबाजी थी। तो अवाम का रिएक्शन बहुत शदीद आया इनके खिलाफ, और इनको सब ये सारे के पॉलिटिकल लोग बड़े सियाने होते हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि जो लाहौर इनका गढ़ था, जहाँ पे इन्होंने लोगों को नवाजा, जहाँ पे इन्होंने 40 साल सियासत की, जब वो इनके हाथ से निकल गया तो मीन्स के इनके पल्ले में कुछ नहीं है। नून लीग की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी का स्टेक बहुत देर पहले ही पंजाब से खत्म हो चुका है, पूरे पंजाब से 5-6 सीटें जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो अब मैं समझता हूँ को सिमट के जो है ना सिंध तक चली गई, सूबाई पार्टी बन गई। ये बड़ा अलमिया है वैसे कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो है वो सूबाई जमात बन चुकी है। तो सर मेरी बात सुने, मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं है, मैं अब जवाब दे रहा हूँ। हाँ। अच्छा, अब ये ऑप्शंस उनके पास, सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा डेयरिंग डिसीजन कल दिया है, उनके पास ऑप्शन तो यही था कि 90 डेज आप उसको इस तरह कहते हैं कि जो उन्होंने कर दिया, जो डिले किया गया, डेलिब्रेट मुजरमाना गफलत दिखाई गई, उसको उन्होंने उसके केज के अंदर लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन के। उन्होंने कहा जी इलेक्शन होंगे लेकिन अक्टूबर में नहीं होंगे, इंडेफिनेट पीरियड अक्टूबर तक आपको किसने राइट दिया है, क्योंकि यही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे
जो फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि मैं डेट नहीं दे सकता, ठीक हो गया। लेकिन जब अक्टूबर की डेट दी तो मेला फाइडी और गठजोड़ साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए एक माह की जो आगे दी है, क्योंकि आपको शेड्यूल पूरा करना है, उनके नॉमिनेशन पेपर, और मैं समझता हूँ काम लगता है, और काम टाइम बिल्कुल लगता है। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई इदारा, कोई फर्द वाहिद, कोई शख्स इसकी डेट 90 डेज से आगे नहीं कर सकता। तो अब उनके पास रीजन ये थी कि या तो मान लें अक्टूबर की बात, ठीक है, 6 माह की, ठीक है जी, वो तो साफ नजर आ रहा है कि 6 माह के बाद इलेक्शन नहीं होने, कोई और सेटअप बना के इधर इक़्तिदार पे जो है ना, जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो है डिप्राइव करके अपने पसंद के बंदे हुकूमतों में बिठा के साल 2 साल आगे लेके जाना था। ठीक हो गया, ठीक है जी। उसका रास्ता रोक के सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह डिले करके 14 मई जो है वो डेट दी है, और मेरे ख्याल में ये इख्तियार इस वक्त सिर्फ मौजूदा पॉलिटिकल पोजीशन में, पॉलिटिकल मुल्क की सूरत हाल में वो सुप्रीम कोर्ट के पास था, जिसको उन्होंने यूज किया। ओके, आर्टिकल 254 के तहत उन्होंने ये यूज कर लिया। सर मेरा क्वेश्चन ये भी है साथ, अगर उन्होंने कुछ दिन आगे किया तो व्हाई नॉट 2 महीने और? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, 2 महीने और भी तो वो कैसे हुकूमत कह रहे हैं। हाँ, आप इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट कि ये गेम क्या, ग्रेटर गेम क्या हो रही थी पाकिस्तान के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता चल रहा था कि ये अक्टूबर में क्या करना चाह रहे हैं? जी, आप देखें ना, ये मादर पिदर आज़ाद नहीं है। रियासत जो होती है वो कानून और आइन के ताबे होती है। ठीक हो गया। ये नहीं होता कि आप कहें हम अब हारने लगे हैं तो हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। आप जाए, अवाम से मैंडेट लें। तो सर ये प्ली नहीं ले सकते वो? कौन? हुकूमत ले तो ली है उन्होंने तो, लेकिन वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो भी तो ये इस आर्टिकल का इतलाक करवा सकते हैं इस बात के ऊपर। तो करवाए ना, जाए अपील में जाए, कभी भी नहीं होगी, सेट असाइड 1 मिनट में हो जाएगी। आप कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हैं, आप आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इख्तियार में इसलिए नहीं आए कि आपको हमेशा यहाँ बैठे रहना है। तो सर व्हाट इफ वो ये आपसे क्वेश्चन करें कि अभी तो अपने मुकर्रर से तजावुज़ करके आपने ये डेट दी है, नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं कह सकते, अपेक्स वो है। देखिए जी, खराबियों को ठीक करने वाली तो कोर्ट्स ही है ना। ठीक हो गया। आप जहाँ पे भी आइन और कानून की वो होती है, उसको ब्रीच किया जाता है, आप कोर्ट्स में जाते हैं। और मैं समझता हूँ, नहीं सर वो तो उनकी कोर्ट की, ऑब्वियसली उनकी मुकदमा जो उस तरह की अदालती लैंग्वेज में किसी तरीके से बात कर सकते हो। कोर्ट अभी भी 14 का ना देता, अक्टूबर में जाने देता, तो इसका मतलब देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो लॉ। और इसका मतलब है कि जिसका दिल करेगा इक़्तिदार में, कल इमरान खान आता है, उसके 5 साल पूरे होते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं जी इलेक्शंस की तो अभी हालात नहीं है, फंड नहीं है। एक और बात कि अगर अक्टूबर तक वो करता तो आप फिर अपने फंड और सिक्योरिटी निकाल लेते। देखिए, ये बात अक्टूबर की उनकी आपकी बात इस हद तक मानी जा सकती है कि अक्टूबर में 2 सूबाई असम्बली, सिंध बलोचिस्तान और जो मरकज के नेशनल असम्बली के बाकी मानदा रहे, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस जो समझाने की जरूरत है कि जो दो सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो डिसॉल्व की गई, उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि नॉट लेटर देन 90 डेज। तो उनका टाइम तो अब पूरा हो रहा है, आप उनको कैसे आगे लेके जा सकते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ना करवाने के भी एक सॉलिड रीजंस होते हैं, उस तरह से एक सॉलिड रीजंस असेंबलियां तहलील करने की भी होती हैं। तो आप ये बताएं क्यों नहीं होते हैं सर? सुन लीजिए, बेवजह तो कोई उठ के नहीं ना तहलील कर सकता। बेवजह नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में माजी में होता रहा है। फवाद चौधरी साहब के जो ताया थे, चौधरी अल्ताफ, उन्होंने भी तोड़ी। मियां नवाज शरीफ ने भी असम्बलियां तोड़ी 1993 में। तो सर उन्होंने सॉलिड रीजंस दी थी। 90 में भी तोड़ी। नहीं, वो तो पॉलिटिकल केओस था और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे सर का क्या था? ये पॉलिटिकल केओस था। अच्छा, आप इसको चैलेंज नहीं, देखिए बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। वजीर आला जो होता है, आप उसके इस राइट को आप ना चैलेंज कर सकते हैं, ना क्वेश्चनेबल है, देन देयर इज कोई रीजनिंग नहीं है इसके। ठीक हो गया। एक रीजन हो सकता है कि उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई हो, फिर वो असम्बली डिसॉल्व नहीं कर सकता है। अभी ऐसा जो बात है, उन्होंने तो तेरी एतमाद का वोट लिया और 2-3-4 बार तोड़ दी, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप क्या समझिएगा? नहीं, लेकिन सर मुल्की मुआशी हालात भी तो सामने ही थे ना, आप वो भी तो देखें। ऐसे नहीं थे? मुल्की माशी हालात की आप बात करती है ना जी, तो फिर उसका मैं तो समझता हूँ जर्नलिस्ट, आपको नहीं लगता कि एक वो जो नाराज लाडला और इस तरह से जो होता है बच्चा, उसने अपनी ना पूरी के लिए वो उसने कर दिया एकदम से? इट वाज अ वेरी क्लेवर मूव, पॉलिटिकल मूव थी। लेकिन सर आप पॉलिटिकल मूव की बात कर रहे हैं, वजह आपकी बात मैं मानती हूँ, लेकिन इस वक्त वजह थी ही नहीं और जबरदस्ती करने की। ये कोई अनहोनी काम नहीं किया उन्होंने 1993 में। मतलब अपने आप, मैं बताता हूँ आपको, भट्टू साहब इधर थे, सरदार आरिफ नकवी थे वहाँ के वजीर आला पंजाब,
उस वक्त भी असम्बलियाँ तोड़ी गई थी और उस असम्बली तोड़ने के बाद नेशनल इलेक्शंस हुए थे जिसमें बेनज़ीर भुट्टो हाँ तो आई सर थी। लेकिन उस टाइम पर देखें अलायंस में परवेज इलाही भी थे, वो भी हालांकि अलायंस में थे, वो भी मुखालफत कर रहे थे कि नहीं, वो भी नहीं चाहते थे। वो देखे सर वो भी नहीं चाहते थे। हम ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें बहुत कुछ होती हैं, लेकिन उन्होंने देखे इमरान खान के कहने के ऊपर जो कमिटमेंट थी, उन्होंने असम्बली भेज दी, असम्बली डिसॉल्व हो गई और देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन। उसके बाद आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप क्या समझती हैं कि अगर चैलेंजेबल होता? नहीं सर तो मैं चैलेंज करने की बात नहीं करी, मैं कह रही इस वक्त क्या जरूरत थी। वो जरूरत ये थी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो टर्मोइल है उसका हल एक ही है कि इलेक्शंस हो। तो सर उसको आप ठीक इस करने के वक्त बजाय आप देखें ना, आप कोशिश ठीक करने के लिए ठीक करने के बजाय आप और काम तो नहीं खराब करते ना सर। इसका जवाब देने लगा ना, क्योंकि जिम्मेदारी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की होती है। आप इस वक्त कोशिश कर रही कि इमरान खान की जो पार्टी है वो असम्बलियां ने तोड़ती। आप ये क्यों नहीं कहती कि अगर वो कौम से सिंसियर थे, 40 साल से इक़्तिदार में है, वो 2 महीने पीछे आके अभी भी उनके पास ऑप्शन है कि जी आपने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करें और कहेंगे जी एक वक्त में करवा दें इलेक्शन। तो सर वो 2 महीने का रोल है ना, बात ये है कि 2 महीने वो वेट कर ले। अच्छा अब उनको डर पता क्या है? डर उनको ये है कि ये तो क्लियर रोज़े रोशन की तरह याद हो चुका है, दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि इन दोनों असम्बलियों से नून लीग या पीपल्स पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं ये कहना नहीं चाहता एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन ये क्लियर नज़र आ रहा है कि पीटीआई यहाँ से स्वीप फेर जाएगी। अच्छा स्वीप अगर फेर जाती है तो दोनों सूबों में उनकी हुकूमत बन गई, ठीक हो गया। आगे से पॉलिटिकल जो सेंटीमेंट है, अवाम का जो सेंटीमेंट है वो उनके अगेंस्ट है। अच्छा अब वो रीज़न ये पेश करते हैं विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पे 2 जो असम्बलियाँ बनी होंगी, ठीक है जी, सूबाई असम्बलियाँ किसी और की होंगी। खुद कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी कह रहा है, मरियम औरंगजेब भी कहती है कि जी वो असम्बलियाँ तो किसी और की होंगी। दैट मीन्स कि दे नो कि हाँ वी आर गोइंग टू लूज द इलेक्शन। ये खौफ तो सर नजर आ रहा है, ठीक है ना जी। अच्छा खौफ नजर आ रहा है। अच्छा अब वो कहते हैं कि जी यहाँ पे केयर टेकर नहीं होगी, इनकी गवर्नमेंट होगी। और भाई अभी जो इलेक्शन होंगे, यही रीज़न जो है, ये जो आप बात कर रहे हैं, तो ये तो फिर पीटीआई भी कह सकती है कि भाई ये सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं तो मरकज में तो आपकी हुकूमत है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। माजी भी आपका बताता आप करते रहे, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जब 90 डेज में आपकी बात में एग्री भी कर लेता हूँ कि जी उनको नहीं तोड़नी चाहिए थी, ये एक अलग डिबेट है, इसके लिए पूरा प्रोग्राम चाहिए। अगर जब तोड़ दी कॉन्स्टिट्यूशनल और आप उनको इश्तियाल दिलाते रहे, आपके मरीम नवाज भी, बाकी वज़रा भी, कि आपको इलेक्शन चाहिए, आप दोनों असम्बलियाँ तोड़े, हम भी असम्बलियाँ डिसॉल्व करके तो नेशनल इलेक्शन करवा देंगे। मसला ये है कि सर कोई लचक नहीं दिखा रहा ना तो यहाँ से दिखाई जा रही है ना, हालांकि हमारा पाकिस्तान इसका मुत्तहमिल नहीं है। किसी भी रियासत में जो हुकूमत होती है वो बड़े भाई का रोल होता है, फादरली रोल होता है उसका। इसमें आप ओपोजिशन कुछ दे नहीं सकती है, हुकूमतें दे सकती हैं, वो किसी की हुकूमत हो। तो सर आज आपकी वही वाली बात है ना कि एक पेज पर उसी वक्त आप नहीं आ सकते क्योंकि ओपोजिशन है, ओपोजिशन कभी भी आएगी नहीं। एक डर है, एक टेबल पर तो कम से कम बैठकर बात नहीं आ रहे ना, क्योंकि देखे ना इमरान खान तो कहता है मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरा मुतालबा है फ्रेश इलेक्शन। अच्छा अब वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। नहीं सर अब बैठने की क्या फायदा इतना केओस करने के बाद। जिस किस्म का बयान मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया है जी, मैं कहता हूं कि ये शायान शान नहीं है। एक ऐसा शख्स जो 40 साल में 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा हो, 2-3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का रहा हो, और मैं समझता हूं कि ये उनकी जो है मायूसी का इंतहा है कि वो मुतालबा कर रहे हैं 3 जजों को एक डिसीजन की बुनियाद पे जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के आइन और कानून के ऐन मुताबिक है वो देने पे कह रहे हैं कि जी इनको रेफरेंस भेजा जाए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। अब देखें ना, ये मैं कहता हूँ कि सियासी दिवालिया निकल चुका है इस किस्म का बयान देना। आप आइए, आप आके अदालतों को फेस कीजिए, जेल को फेस कीजिए, आप अवाम में जाइए, अवाम आपको मैंडेट देते हैं तो फिर सबके सर माथे पे होंगे आप। नहीं वही वाली बात है ना सर, पीजे मीर साहब ने कहा था कि ये नून लीग की पार्टी है ही नवाज शरीफ से, लेकिन मसला सिर्फ ये कि वहां बैठकर बयानबाजी करने से मेरा सुन लें कि वहां बैठकर बयानबाजी से ज्यादा अच्छा है और मेरे ख्याल से ज्यादा असरअंदाज करेगा अगर यहाँ बैठकर। लास्ट मेरा सेंटेंस ले लीजिए, पीजे मीर साहब की अपनी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन जो है, मैं भी 30 साल से इस सियासत को देख रहा हूँ, इंटरनेशनल सियासत को भी देख रहा हूँ। नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में इररेलेवेंट हो चुके हैं, वो आए या ना आए देयर वुड बी नो डिफरेंस इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। सर पहाड़ ओझल वो कहते हैं ना, नजर ओझल पहाड़ ओझल, यही बात होती है। हमारा नहीं जाहिर बात है जो दूर हो जाता है किसी चीज से वो खत्म हो जाता है ना, ऑब्वियसली वो ये बात करिए। सर ये था, अपने नाज़रीन से इजाजत लेते हैं, हमारा आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बेशर्त ज़िंदगी, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।